हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट और रेडॉक्स रिएक्शन के पीवाईक्यूज जनवरी अटेम्प्ट के बारे में, जिनका यार पेपर 7 और 8 तारीख को बचा, उनके लिए तो ये बहुत काम आएंगे। और आगे भी जो पेपर्स होने वाले हैं वीआईटी वगैरह के, उनमें भी ये सब काम आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सवाल लगाना जरूरी है। और कुछ नए अनाउंसमेंट आएंगे मेंस खत्म होने के बाद, और जरूर आएंगे। और एडवांस का बैच है, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टे ट्यून्ड, हम लोग बात करेंगे एडवांस के बैच के बारे में भी, ठीक है। तो स्ट्रेट अवे अपना क्वेश्चन डिस्कशन पे चलते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? सम CO2 वाज टेकन इन अ क्लोज कंटेनर एट अ प्रेशर ऑफ 180 m and 273 Kelvin. The entire amount of CO2 was later passed through a aqueous solution of calcium hydroxide. The excess of unreacted calcium hydroxide was later neutralized by 0.1 molar of HCl 40 ml. If the volume of the sealed container ऑफ CO2 वॉज एक्स, देन एक्स सेंटीमीटर क्यूब में बताना। और ये कह रहा है कि इंटायर अमाउंट ऑफ जो CO2 है वो रिएक्ट किए एग्जैक्टली हाफ अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, यानी कि जो बचा हुआ था उसका उतना ही अमाउंट किसने रिएक्ट किया है? CO2 से रिएक्ट किया है। तो हम लिख दें कि एक्सेस ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड will be equals to milli equivalents of HCl and will be equivalents to milli equivalents of CO2 used। अब हमने ऐसा क्यों लिखा कि जितना एक्सेस में यूज हुआ था उतना ही HCl से रेक किया, और एग्जैक्टली हाफ हुआ, तो आधा बचा हुआ। और आधा किससे रेक किया? CO2 से। तो CO2 के मिली इक्विवेलेंट्स निकला है। तो कितने आ गए? ये आ गए 40 × 0.1, यानी कि मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ CO2 आ गए। मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ CO2 आ गए। बात समझ में आई कैसे किया? क्योंकि मान लो एक्स, मतलब हम मान लेते हैं कि कुछ W था मिली इक्विवेलेंट्स, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो इनिशियली W था, W/2 रिएक्ट हुआ CO2 से, और W/2 रिएक्ट हुआ HCl से। तो जो CO2 से रिएक्ट हुआ वो HCl के बराबर ही होगा, इसलिए डायरेक्टली इसे इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिली इक्विवेलेंट्स आ गए। तो मास ऑफ CO2 हम कैसे निकालेंगे? मास ऑफ CO2 के लिए हम क्या लगाते हैं फॉर्मूला? W = EnV/1000, अपना पुराना फॉर्मूला, ठीक। W हमें निकालना है, E हमें पता है कितना आ गया, 44/2, क्योंकि एन फैक्टर 2 है CO2 का। रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो रही है, और NV की वैल्यू है 4 / 1000। तो इससे इसे काट दिया, ये 2 आ गया, तो ये 88 × 10⁻³ ग्राम्स आ गया, ठीक है। 88 × 10⁻³ ग्राम्स आ गया, मास आ गया ये। तो मोल्स कितने आ गए भाई? मोल्स ऑफ CO2 कितने आ गए? 88 को हम किससे डिवाइड कर दें? 88 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 44 कर दें, तो आ गए 2 × 10⁻³ मोल्स आ गए। तो वॉल्यूम इन ml कितना आ गया? वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम आ गया 22.4 लीटर्स इंटू 10⁻³ यानी कि ml हो गया, इंटू मोल्स हो गया 10⁻³ 2 × 10⁻³। इससे ये कैंसिल हो गया, तो आ गया 44.8 ml आ गया। या अगर हम लिखना चाहें तो 45 ml इसका आंसर लिख सकते हैं, और कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। आसान सवाल, थोड़ा ट्रिकी इसलिए लग रहा था तुम्हें पेपर में लगाते समय, क्योंकि तुमने CO2 के मिली इक्विवेलेंट्स को, ये लाइन पहली वाली थी, ये इंपॉर्टेंट थी। ये अगर हम नहीं सही सही लिख पाए तो फिर सवाल नहीं बनेगा। तो आंसर हमारा 45 आ गया, और हम इसी को क्लोज करेंगे, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl is 1.25 ग्राम पर ml, द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। ये हर बार सवाल आता है और हर बार लोग गलत कर देते हैं। तो लिखते हैं मास ऑफ 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया? मास ऑफ 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी हो गई 1.25 इंटू वॉल्यूम हो गया वॉल्यूम कितना हो गया? 1000 ml, तो हो गया 1250 ग्राम्स, ठीक। और मास ऑफ NaCl कितना आ गया? मास ऑफ NaCl आ गया मोल्स इंटू मोलर मास। देखो, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करने के हमेशा अगेंस्ट में हूं, क्योंकि सवाल को यूनिटरी मेथड से लगाओ, गलती होने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम होगी। तो मोल्स हो गए 3 और मोलर मास हो गया 58.5। तो ये हो गया कितना? ऐसे सॉल्व कर दो, ये कितना आ गया? 175.5 ग्राम्स आ गया ये। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया? मास ऑफ सॉल्वेंट लिख लो, वो आ गया 1250.0 डिवाइड -1.75 ग्राम्स आ गया। इसे माइनस कर दो तो 1074.5 ग्राम्स आ गया। ये मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। अब हमें मोलैलिटी निकालनी, नंबर ऑफ मोल्स तो फिक्स है और मास ऑफ सॉल्वेंट निकल आया। तो मोलैलिटी कितनी आ गई? मोलैलिटी आ गई, नंबर ऑफ मोल्स है 3, मास हो गया 107.5 इंटू 1000।
तो ये आ गया 3000 डिवाइडेड बाय 1074.5। अब इसे सॉल्व करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि जो ऑप्शन दे रखे हैं वो हमें देखो बहुत दूर दूर रखे, 3 दे रखा, 1.7 और 2 दे रखा, तो 2.79 के लगभग आएगा, क्योंकि नंबर हमने जो चूज़ किया उसके हिसाब से अगर सेट करोगे तो ज़्यादा वैदिक मैथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे ही आ जाएगा यार, है ना। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला तो सवाल बहुत ही सरल है। क्या कह रहा है? 20 ml ऑफ 2 मोलर NaOH सोल्यूशन इज एडेड टू 400 ml ऑफ 0.5 मोलर NaOH। द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। अब हमें फाइनल कंसंट्रेशन निकालना है, तो हम इसमें क्या लग लें? एम फाइनल इज इक्वल टू, फॉर्मूला यूज कर लें, एम फाइनल इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2, क्योंकि बेस में बेस ही मिला रहे हैं, डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 कर सकते हैं। ठीक, तो M1 कितना हो गया? M1 हो गया 20 इंटू वॉल्यूम हो गया 2 मोलर, फिर हो गया 400 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 की वैल्यू कितनी हो गई? V1 प्लस V2 की वैल्यू हो गई 400 प्लस 20, तो ये हो गया 40 प्लस ये हो गया 200 डिवाइडेड बाई 240, 420, तो ये हो गया 240 डिवाइडेड बाई 420। ठीक, तो इसे अगर हम कैंसिल कर दें तो किससे काट दें? 0 से 0 काट दें, तो ये हो गया कितना? 6 चौक 24, 6 सत्ते 42, तो 4/7 आ गया। 4/7 को लिख दें 0.7514। ठीक, तो ये आ गया 57.14 इंटू 10⁻⁻²। फाइनल मोलैरिटी, तो आंसर कितना लिख देंगे? 57 लिख देंगे। ठीक, कैलकुलेशन तो बहुत आसान है, इसमें तो ज़्यादा कैलकुलेशन ही नहीं थी, आसान सवाल था, आसानी से लग जाना चाहिए था, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखो यार, परेशान मत हो बिल्कुल, है ना, हम लोग बिल्कुल बात करते रहेंगे, और 9th को या 10th को हम लोग जरूर मिलेंगे आके, और तुमसे बिल्कुल आराम से बात करेंगे, और आई विल गिव यू द रोड मैप कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और कोर्स के थ्रू हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कोर्स में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, मैं वो पूरा एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, क्या कह रहा है? 2.8 ग्राम्स 2.8 into 10⁻³ moles of CO2 is left after removing 10⁻21 moles from its x gram milligram sample. The mass of CO2 taken initially. तो ये तो सिंपल है कि मोल्स कितने रिमूव किए गए, मोल्स ऑफ CO2 रिमूव्ड अगर हम लिख दें, दैट इज इक्वल टू 10⁻21 डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10⁻23, तो ये आ गया 10⁻⁻² अपॉन 6.02, यानी कि इसे लिखते हैं 1.66 इंटू 10⁻³ मोल्स। और कितने बचे थे? कितने बचे थे? तो इनिशियल लेफ्ट ओवर मोल्स कितने हैं? लेफ्ट ओवर मोल्स कितने हैं? लेफ्ट ओवर मोल्स है 2.8 इंटू 10⁻³ हैं। तो इनिशियल मोल्स कितने होंगे? इनिशियल मोल्स ऑफ CO2 कितने हो गए? 1.66 प्लस 2.8 इंटू 10⁻⁻3, तो ये हो गया 4.46 इंटू 10⁻⁻3 मोल्स हो गए। तो मास कितना आ गया? मास आ गया 4.46 इंटू 10⁻³ इंटू 44, तो ये आ गया 196.2 मिलीग्राम्स। ठीक, तो आंसर आ गया 196। सिंपल सवाल है, इन्हें तो बस लिखने की भर की दे रही थी और हो जाते सवाल। ठीक है, ठीक, चलो, मैंने सुना है कि आज की फर्स्ट शिफ्ट बहुत मुश्किल आई है, यानी कि 4th की फर्स्ट शिफ्ट मुश्किल आई है, ऐसा मैंने सुना है यार, मैं एनालिसिस पे विश्वास नहीं रखता, लेकिन अब आने वाली शिफ्ट इजी होंगी, इसका मतलब ये है। ठीक है ना, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या कर रहा है कि 0.01 मोल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 10% हाइड्रोजन ऑन कंप्लीट कंबशन प्रोड्यूस्ड 0.9 ग्राम्स ऑफ वाटर, द मॉलिकुलर मास ऑफ एक्स इज। तो हम इसे ऐसे लिख लें कि कोई हाइड्रोकार्बन था CXHY, इसकी रिएक्शन O2 से हुई, तो इससे CO2 बना और वाटर बना, तो मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म कितने हो गए? मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म्ड इज इक्वल टू 0.9/18, यानी 0.05 मोल्स। ठीक, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो हो गया वो हो गया 0.05 इंटू 2, यानी कि 0.1 मोल हो गया। 0.1 मोल किस में आए? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 0.01 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सही बात है, इतने ही मोल थे, तो 0.01 मोल में कितने ग्राम्स आ गए? तो इसमें लिखते हैं कि वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 0.01 मोल कंपाउंड में कितना आ गया? 0.1 इंटू 1, यानी कि 0.1 ग्राम।
तो वेट ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ कंपाउंड में कितना आ गया, 1 मोल में आ गया 0.1 अपॉन 0.01 यानी कि 10 ग्राम्स आ गया, 10 ग्राम्स आ गया। अब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मूला, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू क्या होता है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन होता है वेट ऑफ हाइड्रोजन 1 अपॉन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे, 1 कितना था, 1 अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन ऑफ कंपाउंड इनटू weight of hydrogen in 1 mole of compound into 100। तो ये आ गया 10 इज इक्वल टू आ गया वेट ऑफ हाइड्रोजन आ गया 10 ग्राम्स डिवाइड बाई मोलर मास इंटू 100। तो मोलर मास कितना आ गया, मोलर मास आ गया 100 ग्राम्स। ठीक, ये फॉर्मूला देख के थोड़ा अजीब सा लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। परसेंटेज निकालना है हमें, परसेंटेज कितना दिया 10%, तो 10% क्या है, कितना वेट हाइड्रोजन का है 1 मोल में और टोटल मास कितना है, बस वही फॉर्मूला यूज़ किया मैंने। कोई वैसा फॉर्मूला नहीं यूज़ किया कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन वाला यूज़ किया हो कि 2/18 करना पड़े, वो नहीं यूज़ किया है, ध्यान रखना। नहीं तुम लोग लिखने लगोगे सर वाला यूज़ किया और 2/18 नहीं लिखा, वो फॉर्मूला यूज़ ही नहीं हुआ एक्चुअली, है ना। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कर रहा है, व्हेन 81 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम इज अलाउड टू रिएक्ट with 128 grams of oxygen, the mass of aluminium oxide produced in grams is। तो रिएक्शन लिख लेते हैं पहले कि एल्यूमिनियम की रिएक्शन किससे हुई, 1.5 O2 से हुई और इससे Al2O3 बन गया। इसके मोल्स आ गए कितने, 81/27, तो इसके आ गए 3 मोल्स। इसके आ गए 128/32 यानी कि 4 मोल्स आ गए। ठीक, तो इससे 1 मोल बन रहा है। अब इसमें अगर इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दे तो ये Lr हो गया, ये Lr हो गया, तो इसके 2 मोल से कितना बन रहा है, 1 मोल बन रहा है। तो 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कितना दे रहा है, 1 मोल ऑफ Al2O3। तो 1.5 कितना, 3 मोल से कितना बनेगा, 3 मोल से कितना बनेगा, 3/2 टाइम्स 1 मोल ऑफ Al2O3, 3/2 मोल्स बन जाएंगे, बन जाएंगे। तो मास कितना आ जाएगा, मास ऑफ Al2O3 कितना आ जाएगा, 3/2 इंटू मोलर मास एल्यूमिनियम हो गया 52 7, मतलब 27 2 या 52 और वो हो गया 48, तो हो गया 3/2 टाइम्स ये कितना हो गया, ये हो गया 58 52 102, तो ये हो गया कितना 51 और ये आ गया 153 ग्राम्स। तो आंसर 153 ग्राम्स आ गया। निहायत ही सरल सवाल आए हैं, आसानी से हो जाने वाले हैं ना, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अगला क्या करा, एक्स ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड ऑन रिएक्शन विद NaSCO3 रिलीज CO2 दैट ऑक्युपाइड 11.2 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट STP, द वॉल्यूम ऑफ एक्स। अब देखो इसकी रिएक्शन लिख लो कि NaHCO3 की रिएक्शन अगर हम बेंजोइक एसिड से कराएंगे तो इससे क्या बनेगा, इससे सोडियम बेंजोइड बन जाएगा, H2O बनेगा और CO2 बनेगी, बनेगी। तो हमसे कह रहा है कि इसके हमने क्या करा कि CO2 कितनी निकली, 11.2 लीटर्स निकली यानी कि हाफ मोल निकली। अगर इसका हाफ मोल लगा तो इसका भी हाफ मोल ही लगेगा होगा, बोलो। बेंजोइक एसिड का हाफ मोल लगा होगा तो मास ऑफ बेंजोइक एसिड कितना आ गया, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री कितनी है 1:1 की, तो हाफ बेंजोइक एसिड का मास कितना आ गया 1/2 इंटू मोलर मास। तो 1/2 इंटू मोलर मास, 1/2 मोलर मास कितना हो गया 78 + 44, क्योंकि 78 हो गया बेंजीन का और CO का हो गया कितना 44, तो ये हो गया कितना 1/2 इंटू ये हो गया 132 122 122, तो इसे कैंसिल कर दिया तो ये 61 ग्राम्स आ गया। आसानी से लग जा रहा है सवाल, कोई दिक्कत की बात है नहीं। रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए और 1:1 की स्टोइचियोमेट्री है, बिल्कुल दिमाग लाने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा सवाल था, कोई परेशानी इसमें होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन अकरिंग इन द ब्लास्ट फर्नेस। कह रहा है कि Fe3O4 की रिएक्शन 4CO से कराई तो इससे Fe बना और 4CO2 बनी। X ग्राम ऑफ आयरन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 2.32 into 10⁻³ kg of Fe3O4 and 2.8 into 10⁻² kg of आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्स्ट द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, बस रिएक्शन लिख के सीधे सीधे स्टोइचियोमेट्री यूज करनी है और सवाल खत्म हो जाएगा। देखो यार आराम से कर देते हैं, इस सवाल को भी आराम से ही कर सकते हैं, बिल्कुल कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, है ना। ठीक, तो ये क्या हो गया, इसका हो गया कितना 2.3
32 इंटू 10⁻³ इसका हो गया 2.8 इंटू 10⁻²। इसका मोलर मास दे रखा है 232, इसका दे रखा है 28। ठीक, तो इसके मोल्स आ गए कितने 10 और इसके मोल्स आ गए कितने 10, दोनों के 10 मोल्स आ गए। अब इसके एक मोल से 4 मोल लग रहा है तो इसे डिवाइड बाई 4 कर दो, इसे 1 कर देते हैं, तो ये क्या आ गया, ये LR आ गया। अब ये डिसाइड करेगा कि कितनी आयरन बनेगा, तो इसके 4 मोल से कितना बन रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं 4 मोल्स ऑफ CO गिव्स 3 मोल्स ऑफ आयरन। तो 10 मोल से कितना बनेगा, 10 से बनेगा 3/4 इंटू 10 मोल्स बनेंगे। तो मास ऑफ आयरन कितना आ गया, मास ऑफ आयरन आ गया 3/4 इंटू 10 इंटू 56। ठीक, तो ये हो गया 14 चौक 56, 420 ग्राम्स आंसर आ गया। सीधा सीधा आ रहा बिल्कुल, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है ना, कहीं से कहीं तक भी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। तो इजी इजी सवाल है, इनमें क्या परेशानी हो सकती है ना किसी को भी। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कह रहा है द एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज 52.2% ऑफ कार्बन, 9.2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन परसेंट और 36.6% ऑफ ऑक्सीजन। इफ द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 132, द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये तो इंपेरिकल फार्मूला ड्राइव करने वाला क्वेश्चन है, तो इंपेरिकल फार्मूला यार कैसे ड्राइव करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पे इनका मोलर मास, फिर इनका हो गया परसेंटेज, ये कितना दे रखा है, बिल्कुल मैं तो टेबल बना के ही करता हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं लगाऊंगा, है ना। 9.2 और ये हो गया 36.6। फिर इसका हम सिंपल रेशियो निकाल लेते हैं, क्या इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेते हैं, तो ये 9.2 डिवाइडेड बाई 1 हो गया, ये 36.6 डिवाइड बाई 16। अगर किसी ने मेरे से ये कहा ना कि ये भी नहीं आता मेरे को, तो यार बहुत मतलब मेरे को दुख हो जाएगा, मैं कहूँगा तो क्या ही। 4.1 हो गया, 9.2 हो गया और इससे आ गया 2.28। तो सिंपल रेशियो आ गया 4.51 डिवाइड बाई 2.28, 2.28, ये आ गया 9.2 डिवाइड बाई 2.28 और ये आ गया 2.28 अब डिवाइडेड बाई 2.28, तो ये तो 1 ही आ गया, ये आ गया 4.03 और ये आ गया 1.97। तो हम इसे अप्रॉक्सीमेटली 2 कर लें, इसे कर लें 4 और ये कर लें 1, तो ये हो गया C2H4O इंटू एन की वैल्यू रख दे 132 के बराबर। तो हमें एम्पेरिकल फार्मूला इंटू एन इज इक्वल टू मोलर मास, तो यहाँ से आ गया 24 + 4 + 16 इंटू एन इज इक्वल टू 132, तो ये हो गया 28 और 14 42 इंटू एन इज इक्वल टू 132, तो एन की वैल्यू आ गई 3। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया, फार्मूला क्या आ गया C6H12O3, C6H12O3 आ गया आंसर। तो आंसर हमारा 1 आ गया। बिल्कुल तसल्ली से धीरे धीरे लगाना था, ठीक है, आराम से लग जाएगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अगला सवाल जो मैं क्लास में हमेशा बताता हूँ, टाइट्रेशन में मैंने बताया भी था, यही लाइन ही बोली थी बिल्कुल, है ना। क्या कि कह रहा है कि द ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड द टाइट्रेशन नीड टू बी हीटेड इनिशियली टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड। 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही हीट इसलिए करते हैं क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड की हमें एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ती है, अदरवाइज जो नेचर में ऑक्सीजन है उस एयर को ऑक्सीडाइज कर देता है कौन, KMnO4, और Mn4+ बन जाता है और उसका सस्पेंशन सा बन जाता है और हमें पता नहीं चलता कि टाइट्रेशन हुआ या नहीं, क्योंकि वो स्टे कर जाता है वहीं पे, तो उसे हीट करता है। 60 से ज़्यादा इसलिए नहीं करते क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड डिकम्पोज कर जाता है। लेकिन आयरन के साथ, फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। जब हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ इसे यूज करते हैं तो Fe2+ Fe3+ में आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है। इन ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस KMnO4 टाइट्रेशन द इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ MnSO4 टेक्स प्लेस एट हायर टेम्परेचर विच एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट। हाँ, जो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, एक बार हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करा ली 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फिर वो आगे रिएक्शन को लेते आ जाएगा। इन केस ऑफ FAS versus KMnO4 heating oxidized Fe2+ to Fe3+ by oxygen air and error may be introduced by in the experiment। ठीक है, अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा, एरर आ जाएगी, क्योंकि थोड़ा ऑक्सीजन जो एयर की है वो भी ऑक्सीडाइज कर देगी Fe2 को Fe3 में, तो वो KMnO4 उसे ऑक्सीडाइज करने से थोड़ा चूक जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो बोथ स्टेटमेंट्स ट्रू वाला आंसर हम लोग मार्क कर देंगे। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आने का मतलब है कि अब लोगों के तुक्के मारने से सवाल नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा, सवाल पूरा लगाना ही आना चाहिए और कोई रास्ता हमारे पास ज्यादा बचता नहीं है ना। चलो अगले सवाल पे चलते हैं हम। अगला क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर कैरिड आउट बाय बोथ K2Cr2O7 एंड KMnO4। तो
H प्लस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में I माइनस आई टू में कन्वर्ट हो जाता है, H2 माइनस सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है और Fe2 प्लस Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ये होता है बेसिक मीडियम में और ये भी होता है, जब इसमें एसिडिक मीडियम डालते हैं तो ये सल्फर प्लस SO4 2 माइनस में बन जाता है, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है H2O3। तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया A, B और C ओनली। ठीक है, याद रखने वाली रिएक्शन है, इसे ध्यान रखेंगे। रेडॉक्स की बढ़िया सवाल था। अगला सवाल तो निहायत ही सरल सवाल है, इसे तो करने का कोई मतलब लॉजिक ही नहीं बनता, 10th वाले बच्चे भी कर देंगे। क्या लिखा है कि CH4 को O2 से ट्रीट कराया, CO2 और H2O बना, तो ये क्या हो गया? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई, O2 कंबाइन हो गई, H2O2 वाटर में टूटा और O2 में, तो ये क्या हुआ? डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया, -1 से -2 गया और 0 गया, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया। ठीक, वेनेडियम क्या हुआ? वेनेडियम ने कैल्शियम ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो ये डिस्प्लेस हो गया और ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये डिकम्पोज हो गया, तो ये 3 आ गया, तो 2 3 4 1 आंसर आ गया, तो आंसर 3 लगा दिया। इससे सरल सवाल किसी की शिफ्ट में किस में आया था? ये 28 की फर्स्ट शिफ्ट में। इससे सरल सवाल तो नहीं हो सकता था ना यार, आसानी से लगने वाला था। अगला सवाल, एक से ज़्यादा सवाल आए 28 की फर्स्ट शिफ्ट में, क्योंकि मतलब इतना कूड़ा सवाल पूछ लिया कि और भी पूछने ही पड़ेंगे, है ना। कह रहा था मोलैरिटी ऑफ 70% एक्वा सोल्यूशन ऑफ ए मोनोबेसिक एसिड इज दिस। ठीक है, तो 70% है, तो हमें डेंसिटी हमें गिवन है और मोलर मास गिवन है, तो लिख लेते हैं डेंसिटी कितनी गिवन है। डेंसिटी हमें गिवन है 1.25 और मोलर मास हमें गिवन है 70। ठीक, तो हमसे कह रहा है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 70 ग्राम्स क्या है? एसिड है। ठीक, तो मोल्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया? वॉल्यूम, वॉल्यूम की स्पेलिंग देखो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एक साथ लिख रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया 100/1.25, यानी कि कितना आ गया? 80 ml। ठीक, तो मोलैरिटी कितनी आ गई? मोलैरिटी आ गई 70 ग्राम है, 70 ये है, इंटू हो गया ये 1000 डिवाइडेड बाय 80, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया कितना? 125। 1.25 और 12.5 आ गया, तो ये 12.5 मोलर आ गया, या फिर हमें 10⁻⁻1 के ऑर्डर में लिखना है तो 125 लिख दो, आंसर खत्म हो गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान सवाल है, इसमें परेशानी की बात तो कहीं से कहीं तक नहीं है ना। आराम से लगाया। क्या किया हमने? पहले डेंसिटी थी, तो डेंसिटी से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एक बार निकल आया हमारे पास में, तो हमने मोलैरिटी फॉर्मूला दिया, वेट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000 कर दिया। ठीक है, तो मोलैरिटी निकल आई। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज लेवल्ड एट 75% बाय मास, द वॉल्यूम इन ml ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड इज। ठीक है, तो कह रहा है 75 ग्राम्स ऑफ HNO3 इज प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट है? 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक, तो 30 ग्राम HNO3 कितने में प्रेजेंट होगा? 100 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 75, तो 15 दूनी 30, 15 × 75 और ये आ गया 20। ठीक, आ गया, तो आ गया 40 ग्राम सॉल्यूशन में। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया डेंसिटी अपॉन, सॉरी मास अपॉन डेंसिटी 40/1.25, इसे काट के 2 जीरो बढ़ा दिए, तो ये आ गया 32 ml। सीधा सीधा सवाल था, कोई इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। 32, अच्छा ऊपर लिख दिया, ऑप्शन में भी दिया हुआ 32। ठीक, अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है द मोलर मास ऑफ द वाटर इन सॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट और विद Na2CO3 इन प्रेजेंस ऑफ O2। तो क्या कह रहा है कि FeCr2O4 की रिएक्शन करा दी किससे? Na2CO3 से इन प्रेजेंस ऑफ O2, तो इससे बन गया क्या? Na2CrO4 बना, Fe2O3 बना और बन गई CO2। ठीक, सही है, और बन गई CO2। अब इसमें क्या कर रहा है कि इनसॉल्युबल है, तो ये वाटर इनसॉल्युबल है, ये PPT बनेगा और हमें इसी का मोलर मास बताना। खत्म हो गया सवाल, ये तो येलो सोल्यूशन है यार, है ना। तो मोलर मास कितना आ गया? मोलर मास ऑफ Fe2CO3 देख लें, Fe2O3 देख लें। मोलर मास ऑफ Fe2O3 कितना आ गया? 56 × 2 + 16 × 3, यानी 112 + 48, यानी कि 160।
तो आंसर क्या लिख देंगे, 160 ग्राम लिख देंगे। ठीक है, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है, कहीं से कहीं तक है ना। अगले सवाल पे चलें, लास्ट सवाल देखते हैं। लास्ट सवाल क्या कह रहा है कि 0.1 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ KI रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ H2SO4 एंड KiO3 सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अब कह रहा है कि 20 ml ऑफ KI रिएक्ट्स विद दिस। ठीक है, तो देखो कि हम क्या कर दें, N1V1 इज इक्वल टू N2V2 कर दें। ठीक, अब KI के कितने हैं, KI हो गया 0.1 मोलर है, N1V1 क्या है, इसमें मोल्स निकाल लो, मिली मोल्स निकाल लो। मिली मोल्स किसके आ गए, मिली मोल्स ऑफ KI कितने आ गए, KI आ गए 0.1 इंटू 200, यानी कितने आ गए, 20 आ गए, 20 मिली मोल्स आ गए। अब KiO3 5 से 1 रिएक्ट कर रहा है, ये 5 KI से कितना रिएक्ट कर रहा है, 1 IO3 माइनस, तो 20 से कितना करेगा, 1/20, 1/5 इंटू 20, यानी कि 4 इंटू 10⁻³ मोल्स, तो यानी कि 0.004 मोल्स आ गए। सही बात है, तो पहला स्टेटमेंट सही आ गया। ठीक, अगला कह रहा है 20 ml ऑफ KI सोल्यूशन रिएक्ट्स विद 0.06। अब 200 ml यानी कि 20 मिलीमोल्स हो गए इसके। 20 मिलीमोल से हमें 5 से कितना रिएक्ट कर रहे थे, 5 से रिएक्ट कर रहे थे 6, तो 20 से कितने करेंगे, 6/5 इंटू 20, तो इसे करेंगे 24 मिलीमोल्स करेंगे, तो 6 तो नहीं करेंगे, तो ये गलत हो गया। 0.5 लीटर से I2 के 0.005 नहीं आएंगे, और इसमें अगर KiO3 की देखो ऑक्सीडेशन नंबर +5 से कहाँ जा रहा है, 0, तो इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर यानी कि 5 आ जाएगा, तो आंसर ए और डी आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने सारी फिजिकल भी कंप्लीट कर ली है, और यार अब इससे ज्यादा कुछ बचा नहीं है। जो D&F के क्वेश्चन है वो मैं ऐसे ही दे दूंगा, उन्हें कर लेना अपने आप, है ना, उन्हें तो याद ही करना, उन्हें कराने कोई फायदा नहीं है। ठीक, चलो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। यार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, और इस बारी IIT के लिए भी कुछ लेके आऊंगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि IIT के लिए भी कुछ ना कुछ जरूर आएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।